नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपकी एक बहुप्रतीक्षित मांग थी कि मृदभांड संस्कृतियां सर एक बार बता दीजिए। तो मेरे प्रिय साथियों, मृदभांड संस्कृतियां वैसे तो मैं आदतन बढ़िया से लिख के डायग्राम बना के कराता हूं, लेकिन आपकी परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नजदीक है। इस नाते आप मेरी बात सुनते समझते जा, साथ ही साथ उस चीज को आराम से पीडीएफ पर देखते भी चले। इस नाते सारी चीज हमने टाइप करा दी है ताकि आप देखें भी, समझे भी, और आपको ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहे हैं, वहां से लेके एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा। तो बिना देरी के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उनको देख लीजिए। और हम आपको ये भी बात बता दें कि मृदभांड संस्कृतियों के जो भी प्रश्न आते हैं वो इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। उन सारे तथ्यों को, सारी महत्वपूर्ण बातों को, कौन सा मृदभांड किस काल का है, जितने आपके डाउट्स रहते हैं उन सारी चीजों पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के एक बार सभी लोग तैयार हो जाइए। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग तत्काल। बिल्कुल तैयार है सब लोग? और जरा एक बार कोशिश करिए अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे आपको दिक्कत वैसे आपके बहुत सारे साथियों को भी प्रॉब्लम होगी। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले जान लीजिएगा, जो मृदभांड है, मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। मृदभांड का मतलब समझते हैं आप, मिट्टी के बर्तन। घबराइए मत। तो मृदभांडों के लिए पहला आपके काम तत्व पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहते हैं? मृदभांडों को। इसके बाद जानिए, एक विद्वान है जिनका नाम है फ्लिंडर्स पेट्री। क्या नाम है? फ्लिंडर्स पेट्री। कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिखिएगा। ये वो पुरातत्ववेत्ता है जिन्होंने सबसे पहले विभिन्न कालों के जो मृदभांड हैं इनको विशिष्ट प्रकार उनके महत्व को बताया। यानी विभिन्न प्रकार के विभिन्न कालों के जो मृदभांड बने हैं उनके प्रकार और महत्व को बताने का काम सबसे पहले किया गया है फ्लिंडर्स पेट्री महोदय के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट में पहला आप देखिएगा, आपके सामने एक बार है गैरिक मृदभांड, बार बार आता है, जिसे आप ओसीपी कहते हैं। यानी ये आपके क्या होगा? ऑक्रे कलर्ड पोट्री हो जाएगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो गैरिक मृदभांड, अब आपको पहले तो जानिए इसकी विशेषता क्या है, खोज कब होती है। तो इसकी खोज सबसे पहले 1949-50 में बीबी लाल महोदय ने किया। कहाँ पे? गंगा घाटी में बिशौली एक एरिया है, और ये बिशौली कहाँ पड़ेगा? तो बदायूं में, और साथ ही साथ राजपुर परशु, यह बिजनौर में है। ये वो दो स्थल हैं जहां पर सबसे पहले बीबी लाल ने इनकी खोज की। किसकी? ओसीपी की किया। लेकिन इनका नाम ओसीपी कब पड़ा? तो ये जानिए, हस्तिनापुर का जब उत्खनन किया गया तो इसका नाम ओसीपी रखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिएगा कि जो ओसीपी है ये वास्तव में ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित है। ध्यान सुनिए कि ओसीपी यानी गैरिक मृदभांड का समय क्या होगा? ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल। बात सुन लिया आपने, समझ लिया। अब इस ओसीपी को कहें अगर तो ताम्रपाषाण काल का एक विशिष्ट मृदभांड इनको माना जाएगा। लेकिन यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ताम्रपाषाण काल में सबसे ज्यादा अगर प्रचलित कोई मृदभांड थे तो काले और लाल, जिन्हें BRW कहते हैं या कृष्ण लोहित कहा जाता है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो ओसीपी हैं वास्तव में इनकी खोज बीबी लाल के द्वारा की गई, लेकिन इनका नाम ओसीपी हस्तिनापुर की खुदाई के बाद पड़ा। और ये जो ओसीपी यानी गैरिक मृदभांड हैं वास्तव में ये ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल के समय के ये प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमने एक बात आपसे क्लियर करी कि जो आपके ताम्रपाषाणिक काल हैं उसमें ये उनके विशिष्ट मृदभांड थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल में सबसे ज्यादा जो चर्चित था, प्रचलित था, वो काले मृदभांड और लाल मृदभांड थे, जिन्हें हम BRW कहते हैं। जिनको हम क्या कहेंगे? BRW। अब जरा इन गैरिक मृदभांड के बारे में कहा जाए, जब हड़प्पा सभ्यता आपने बोला तो बेसिकली ये जो परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा संस्कृति से हैं ये माने जाते हैं। ये आप याद रखिए, चाहे मत याद रखिए, हड़प्पा काल याद जरूर रखिएगा। लेकिन ये पॉइंट बेहद काम का माय डियर। बुलंदशहर हमारे यूपी का एक जिला है, और यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम है लाल किला, और यहाँ से ओसीपी का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल मिला है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या सवाल बनेगा कि भाई ओसीपी कब से है या ओसीपी का काल क्या है? तो आप कहोगे ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल। दूसरी महत्वपूर्ण बात बनेगी कि ओसीपी का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे बुलंदशहर है। पूछा जाएगा ओसीपी नाम कब पड़ा? तो कहोगे जब हस्तिनापुर की खुदाई हुई तब पड़ा। सबसे पहले खोजने का काम किसका है? बीबी लाल महोदय का 1949 और 50 में। अब आइए मैं दूसरा मृदभांड आपको बता दूं जिसे कहें कृष्ण
यानी काला और लाल मृदभांड BRW। अब ये क्या है आप इसे जानिएगा। बात मैं करूंगा 1960 के दशक की, और एक स्थल है अतरंजी खेड़ा जो एटा उत्तर प्रदेश में है। यहां से हमें BRW कल्चर का पता चलता है। अब आप थोड़ा सा अगर पीछे चलें, अथर्ववेद में इसको कृष्ण लोहित कहा गया है, और ये प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा और महापाषाण काल में प्रचलित रहा है। BRW आपने सुना, ये इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? प्रागैतिहासिक काल, महापाषाण काल और हड़प्पा काल से ये संबंधित हैं। ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका ऋग्वैदिक काल है ये उसके प्रतिनिधि मृदभांड हैं। यही वो कारण इनको आर्यों का मृदभांड भी कहते हैं। तो अगर कभी आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा मृदभांड जिसे आर्यों का मृदभांड कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आर्यों का जो मृद भांड है वो BRW है, यानी काला और लाल मृद भांड को BRW कहा जाता है। समय फिर से रिवाइज करा दूं, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा काल, महापाषाण काल के साथ साथ ऋग्वैदिक काल का ये प्रातिनिधिक मृद भांड है। इस नाते इसे आर्यों का मृद भांड भी कहते हैं। मेरे भाई, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम आपको समझा देते हैं। कहते हैं BRW वास्तव में गैरिक मृदभांड OCP और PGW पेंटेड ग्रेवेयर के बीच का मृदभांड काल था। आप इससे जानेंगे, कोई बात नहीं। BRW हड़प्पा काल में भी मिला, लेकिन इससे पहले हड़प्पा संस्कृति का मृदभांड इसे नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी, जिन पर काले रंग की आकृतियों का अंकन है। आप इस लाइन को लेकर कंफ्यूज मत होइए, जरूरत नहीं है आपके काम। BRW को उलट करके तपाने की विधि या उल्टी तपाई विधि को क्या कहते हैं? इजिप्शियन तकनीकी। यह इजिप्शियन तकनीकी क्या है, थोड़ा सा आप इसे जान लीजिएगा। हो सकता है कभी आपकी परीक्षा में आ जाए कि इजिप्शियन मेथड क्या होता है, तो आप कहना BRW जो मृदभांड है इनको उलट कर तपाने की विधि को ही इजिप्शियन मेथड कहते हैं। यहाँ थोड़ी दो बातें हैं, बहुत काम की नहीं, बस जान लो आप जानते हैं कि रामशरण शर्मा एक महान इतिहासकार हैं, कहते हैं कि अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में उल्लिखित जो ब्रात्य शब्द है, यानी सदा नीरा नदी के पूर्व के निवासी, ये काले और लाल मृदभांड से संबंधित हैं। ये रामशरण शर्मा का कहना है। मध्य भारत में काले और लाल मृदभांड का समय 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। गुजरात के एरिया में 2000 से 1500, दक्षिण भारत में 1000 से 100 BC। ये आपके काम का नहीं, आप इसको ध्यान ना रखें, आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए PGW पेंटेड ग्रेवेयर, कुल 5 प्रकार के हमें मृदभांड पढ़ाने, हम तीसरा आपको पढ़ा रहे हैं माय डियर। इसके बाद सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला आपने पढ़ लिया क्या? तो पहला आपने OCP पढ़ा, दूसरा आपने BRW पढ़ा, तीसरा PGW आप पढ़ रहे हो। चित्रित धूसर मृदभांड जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसकी खोज भी सबसे पहले कौन करेगा? BB लाल। कहाँ करेंगे? अक्षत्रपुर। ये अक्षत्र कहाँ पे है? तो अक्षत्रपुर या पुत्र ये आपका बरेली उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी आपको हस्तिनापुर में 1954-55 में जब उत्खनन होगा तो प्राप्त होगी। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि हस्तिनापुर गंगा यमुना क्षेत्र में स्थित एकमात्र चित्रित धूसर संस्कृति का स्थल है जहां से लौह उपकरण नहीं मिले हैं। बाकी जितने भी स्थल हैं ताम्र उपकरणों के साथ साथ सभी जगह से लोहे के उस स्थल हमें प्राप्त होते हैं। चित्रित धूसर संस्कृति के PGW वाले स्थलों की बात करें, ये PGW जो हैं ये कब के माने जाते हैं? उत्तर वैदिक काल और महाभारत कालीन इनको माना जाएगा। और PGW का सबसे पहले प्रयोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया। लौह संस्कृति में भी PGW का इस्तेमाल मिलेगा। जखेड़ा उत्तर प्रदेश से PGW के मृदभांड और लौह उपकरण हमें मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौह उपकरणों का पुंज हमें कहाँ से मिला? अतरंजी खेड़ा से। ये आपने पढ़ा है। अतरंजी खेड़ा गंगा की सहायक काली नदी के तट पर है और यहाँ से 7 सांस्कृतिक स्तरों के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PGW यानी चित्रित धूसर मृदभांड के अन्य स्थलों में हरियाणा भगवानपुरा में, पंजाब में रोपड़, संथोल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, मथुरा, थापली, बिहार में वैशाली, कश्मीर में मांडा आदि। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खोज किसने की है, किस काल से संबंधित है, इनकी विशेषता का 3 पॉइंट सबका याद रखिएगा, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई।
चलिए आगे बढ़ जाइएगा। चौथा अब हम आपको करा दें उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, जिन्हें NBPW के नाम से जानते हैं। ये कब से जुड़े हैं? तो इनका द्वितीय नगरीकरण से संबंधित ये मृदभांड है। इनका काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब है कि महाजनपद काल, बुद्ध काल और मौर्य काल से संबंधित रहेंगे। ये संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी है और आगे चलकर यही द्वितीय नगरीकरण में बदल जाएगी। मैं बताऊं, NBPW का सबसे पहले जो साक्ष्य हमें मिला तक्षशिला से मिला, याद रखिएगा। और ये जो NBPW वाले मृदभांड, इनका व्यापार भी होता था और इनके व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? कौशाम्बी था। और यहाँ पे उत्खनन खान कौन किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के द्वारा कराया गया उत्खनन का काम। आहत सिक्कों की प्राप्ति भी NBPW के स्थलों से होती है। गंगा घाटी में अगर हम गौर करेंगे तो घेरदार कुएं, पकी ईंटों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग आदि उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड संस्कृति की विशेषता है। और NBPW मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ है। कभी प्रश्न आ जाए कि जो 5 प्रकार के आपने मृदभांड पढ़े उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो NBPW। पांचवा और आखिरी है, इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी, लाल पालिशदार मृदभांड, याद रखिएगा। इनका संबंध मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से है। मेरे साथी, आपकी डिमांड पूरी हुई। हमने बीच में कहीं एक भी सेकंड दाएं बाएं की कोई बात नहीं की है। टू द पॉइंट, फैक्ट। चूंकि आपके एग्जाम की घड़ी बिल्कुल नजदीक है, तो इसको 1 से 2 बार अगर आप सुन लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि मृदभांड आपका तैयार हो जाएगा। चलते चलते फिर याद दिला दूं कि मृदभांड, इनकी खोज कब हुई, किस जगह से हुई है, किस काल से ये संबंधित हैं। हमारे प्रश्न घुमा फिरा के यहीं से आते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे तथ्यों को रखा है, तो उनको याद रखने की टेंशन मत लेना। इतनी सी बात तैयार करना। अगर सेशन पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे कम से कम एक सकारात्मक कमेंट से भर दीजिएगा। मोटिवेशन तो उसे हमें मिलेगा, दोस्तों तक शेयर करेंगे तो उनका भी फायदा होगा। तो हमें लगेगा हमारी जो मेहनत है, हमारी जो टीम इस पे काम कर रही है, उस पर भी सकारात्मक भाव। बाकी आप सबको पता है मेरे पास जो कुछ है सब आप तक मैं फ्री पहुंचाता हूं। जबकि सच ये भी है कि मेरा फ्री कुछ भी नहीं है। लाइट, पंखा, स्टूडियो के साथ साथ पूरी टीम है, सबका खर्च रहता है। और बदले में हमें आपको गुरुदक्षिणा आप सिर्फ हमें इतने देंगे कि हर जरूरतमंद विद्यार्थी को अपने इस चैनल से जोड़ दीजिए, ताकि अब आप जा रहे हैं तो आपके साथी लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जब तक मैं पढ़ने पढ़ाने में सक्षम हूँ, समय है, हम कराते रहेंगे। मिशन एक ही है कि जो हमें पता है वो औरों तक पहुंचे, किसी का फायदा हो। क्योंकि हम भारतवासियों को भी बहुत अथक परिश्रम करना है, तब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ पाएंगे। आपको पता है ना, कहीं कहीं हमें 0 से करनी शुरुआत। फिलहाल आपकी परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।